So, hi everyone, namaste and good morning. Welcome to one shot revision series for CA Final Indirect Taxation GST. आज अपन कंपोजिशन स्कीम, आपके रजिस्ट्रेशन और उसके बाद अपन टैक्स इनवॉइस, तीन टॉपिक के बारे में इस रिविजनरी वीडियो में बात करेंगे। इसके पहले के जितने भी रिविजनरी वीडियोस हैं वो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन स्कीम। अब ये कंपोजिशन स्कीम होती क्या है? कंपोजिशन स्कीम एक स्मॉल बिजनेसमैन स्कीम है। स्मॉल बिजनेस, कभी भी कोई भी टैक्स लॉ बनता है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी टैक्स लॉ बनेगा तो गवर्नमेंट उसमें एमएसएमई, माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज के लिए हमेशा हमेशा एक स्मॉल स्कीम रखती है। ठीक है, शॉर्टकट स्कीम भी बोल सकते हो इसको आप। शॉर्टकट स्कीम जैसे आपका इनकम टैक्स में होता है 44AD। 44AD ध्यान है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। वो किन के लिए? वो छोटे व्यापारी लोग के लिए है। सिमिलरली स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, मतलब जिनकी टैक्सेबिलिटी भले ही जीएसटी के अंदर आ रही है, हु इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड एंड पे टैक्सेस, बट वो ऐसा व्यक्ति जो सही में जेन्युइनली बहुत छोटा व्यापार कर रहा होगा, छोटा बिजनेस कर रहा होगा, ही इज डूइंग अ वेरी स्मॉल बिजनेस, वहाँ पे गवर्नमेंट ने उनके लिए एक स्मॉल स्कीम जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम, वो आपका इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या रहने वाले? जो भी व्यक्ति, द पर्सन, अब ये देखो, स्मॉल स्कीम जो रहती है वो ऑप्शनल रहती है। ठीक है, दिस स्कीम इज व्हाट? ऑप्शनल। आपका गला पकड़ के नहीं बोला गया है कि मैंडेटरी स्कीम है, ये ऑप्शनल है। मतलब रजिस्टर्ड व्यक्ति इसको ऑप्ट करेगा। ठीक है, ऑप्ट करेगा मतलब चूज करेगा ऑप्शन पोर्टल में जाके कि क्या मुझे कंपोजिशन में जाना है या नहीं जाना। ठीक है, अब ऑप्ट अगर कर लिए तो बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? फर्स्ट बेनिफिट ये रहेगा कि आपका जो टैक्स है, सपोज से जिस भी आइटम में डील कर रहा है रजिस्टर्ड व्यक्ति, उस आइटम के ऊपर टैक्स अगर 18% भी लग रहा है तो गवर्नमेंट उससे 1% टैक्स लेके छोड़ देगी। ये बेनिफिट है कंपोजिशन स्कीम का, 1%। दूसरा, रिटर्न्स क्वार्टरली जाएंगे, मंथली नहीं जाएंगे। इनके जो आईटीआर रहेंगे, सॉरी, जो टैक्स रिटर्न्स रहेंगे आपके क्वार्टरली जाएंगे, मंथली नहीं जाएंगे। ये बेनिफिट्स है। अब ये बेनिफिट लोगे तो गवर्नमेंट कुछ आपको रूल बाउंड भी कराएगी। ठीक है, मतलब रूल्स क्या क्या अप्लाई हो जाएंगे? फर्स्ट, आप किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते सेपरेटली। ठीक है, नॉट चार्ज टैक्स, कस्टमर से नॉट चार्ज टैक्स, मतलब खुद की जेब से देना है, ऐसा बोल रही है गवर्नमेंट। बट अब वो प्राइस का खेला आप खेल सकते हो प्रैक्टिकली चाहो तो। दूसरा, नो आईटीसी, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम नहीं मिलेगा। थर्ड, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होना चाहिए। सप्लाई नहीं होना चाहिए। फोर्थ, कुछ स्पेसिफाइड आइटम्स पड़ेंगे उसका सप्लाई भी नहीं होना चाहिए। फ्लाइज, ब्रिक्स, आइसक्रीम वगैरह चीज़ें हैं, पान मसाला, टोबैको एक्सेट्रा, वो आप अपन आगे पढ़ेंगे। तो इन आइटम्स का सप्लाई नहीं होना चाहिए। इस टाइप का शॉर्ट में स्कीम है। ठीक है, चलिए, तो सिमिलरली बाजू में देखिएगा, मैंने उसी को एक्सप्लेन करते हुए कि ऐसा व्यक्ति जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 1.5 CR से कम है गुड्स के केस में, और स्मॉल व्यक्ति के केस में, ठीक है, मतलब जो स्टेट आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट है वहां पे 75 लाख की स्कीम मिलेगी। टैक्स इज पेबल एट कॉम्पोजिट रेट, 1% कॉम्पोजिट रेट होता है, 2% होता है और 5% होता है। ठीक है, ठीक, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। जीएसटी इनवॉइस की जगह पे आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। जीएसटी रिकॉर्ड लिमिटेड एक्सटेंट तक मेंटेन करने हैं, और उनका जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 4 और 9A रहेगा। क्वार्टरली स्टेटमेंट 8 रहेगा। पेमेंट ऑफ टैक्स भी आपको क्वार्टरली करना रहेगा। इसमें मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स का झमेला नहीं रहेगा, मतलब 3-3 महीने में इसकी वर्किंग चलेगी जी। ठीक है, चलिए, सेक्शन 10 रहेगा इसका, कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। अब देखिए, कंपोजिशन स्कीम दो टाइप की है। 10 सेक्शन 10 रहेगा, उसके अंदर दो सबसेक्शंस है। 10 सबसेक्शन 1 और दूसरा है 2A, सबसेक्शन 2A। 2A प्योरली सर्विस वालों के लिए है। ठीक है, 2A जो सबसेक्शन है वो पूरा सर्विस वालों के लिए है। 10(1) जो सबसेक्शन है वो किसके लिए है?
गुड्स प्लस रेस्टोरेंट, और गुड्स में कुछ टॉलरेबल लेवल तक, टॉलरेबल लेवल तक की सर्विस। मतलब प्राइमरीली बंदा गुड्स में डील कर रहा है, बट होता है ना गुड्स में साथ में सर्विस देना पड़ता है, तो वो कुछ टॉलरेबल लेवल के, हाँ यार इतना तक दोगे तो हम इसको इग्नोर करेंगे इस फैक्ट को। तो जो पहली वाली जो ओरिजिनल कंपोजिशन स्कीम आई थी वो खाली गुड्स प्लस रेस्टोरेंट के लिए आई थी, और जो अलग से एक स्कीम लाई गई है 10(2)(a वो आपकी सर्विस के लिए लाई गई है। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन स्कीम का जो टर्नओवर है 1.5 करोड़, वो क्या बोल रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है जी, तो एग्रीगेट टर्नओवर वाली बात है, तो एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकलता है वो अपन आगे देखते हैं। As every tax law provides a scheme for small business who are liable to pay tax, in GST regime composition scheme is available to those people who are small। अब small किसको बोलेंगे, एलिजिबल व्यक्ति जिसका whose aggregate turnover in preceding financial year does not exceed 1.5 करोड़, और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात कर रहे हो तो 75 लाख उसको लिमिट मिलके चलेगी, एक्सेप्ट फॉर आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। मतलब इन तीनों स्टेट को पूरी मैक्सिमम 1.5 करोड़ की लिमिट मिल रही है, 1.5 करोड़ की लिमिट फॉर आसाम, हिमाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर, एंड 75 लाख फॉर अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड। ठीक है, इन स्टेट्स को मिल रही है। नेक्स्ट, टैक्स पेएबल, टैक्स का रेट क्या रहने वाला, अगर मैन्युफैक्चरर रहा तो 1%, ट्रेडर रहा तो भी 1% पे करेगा, बट रेस्टोरेंट कैटरिंग के लिए 5%। जनरली देखना कभी भी आप रेस्टोरेंट जाएंगे कुछ खाने के लिए, उस समय देखिएगा 2.5% करके वो टैक्स का चार्ज वहां पे लगाते हैं उन लोग। ठीक, तो अब ये टैक्स के रेट हो गए। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आ गए तो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर रहोगे तो 1% पे करना है, और अगर रेस्टोरेंट सर्विस ऑपरेट कर रहे हैं तो 5% पे करना रहेगा। ठीक है, अब देखिए एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी से 150 लाख और 75 लाख समझ में आ गया था। नेक्स्ट, टॉलरेबल लेवल ऑफ सर्विस की जो बात हो रही थी वो कहाँ तक टॉलरेट करेंगे, अगर कोई मैन्युफैक्चरर, केटरिंग या ट्रेडर है, ये व्यक्ति जो कॉम्पोजिशन में आ रहा है जिसको प्राइमरीली गुड्स के ऊपर डील करना है, अगर वो गुड्स के साथ डील करते करते इन रिलेशन टू दैट गुड्स अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर दे तो उसकी एक टॉलरेबल लिमिट दी गई है 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और 5 लाख विच एवर इज हायर। बस ये आपकी कैपिंग हो गई। ठीक है, इतना लिमिट, ये कंडीशन है कॉम्पोजिशन में रहने की, ये कंडीशन है कि आप अपने स्टेट में जो टर्नओवर हो रहा है उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, ये आपकी 5 लाख की अपर लिमिट लगाई गई। इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, सर्विस का प्रोविजन नहीं कर रहे हो, तो ही आपको कंपोजिशन में रहना अलाउ किया जाएगा। ठीक, टर्नओवर इन स्टेट अगर निकालना है उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या रहने वाली है। अ पर्सन ऑप्टिंग फॉर द स्कीम इन 10(1) वो उसको फॉलोइंग कंडीशंस, नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई सर्विस विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी एक्ट। ठीक है, मतलब टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई। भैया इंटर स्टेट सप्लाई में आपको इन्वॉल्व नहीं रहना है। एक क्लैरिफिकेशन आपको दे रहा हूँ, सच सपोज एक दुकान है, ठीक है, आपके घर के बाजू में एक किराया स्टोर है, गुप्ता किराना स्टोर एग्जाम्पल। अब ये स्टेट हो गया महाराष्ट्र। ठीक, फिर इन्होंने अपनी एक ब्रांच खोली गुजरात में, तो गुजरात में ब्रांच खोलोगे दैट इज अलाउड अंडर कंपोजिशन स्कीम, लेकिन हर एक ब्रांच अपने एरिया में ही सामान बेचेगा। ठीक है, वो अपने स्टेट में सामान बेच सकता है लेकिन एक स्टेट से बाहर सामान सेल नहीं कर सकता कंपोजिशन स्कीम में। तो अगेन आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं कि कंपोजिशन स्कीम में जो भी व्यक्ति है वो चाहे तो अपनी दूसरी ब्रांच खोल सकता है दूसरे स्टेट के अंदर, बट वो एक एक ब्रांच से जो डिस्पैच होता है, जो सेल होता है, वो दूसरे स्टेट में वो सेल नहीं भेज सकता, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसको इको के थ्रू
इको के थ्रू सप्लाई करना अलाउड नहीं है। अभी इको के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, इनके थ्रू वो सामान सेल नहीं कर सकता। और नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। अभी नोटिफाइड गुड्स क्या है? पान मसाला, टोबैको, एडिबल आइस, आइसक्रीम एक्सेट्रा, फ्लाइश ब्रिक्स, ठीक है। और वो व्यक्ति सीटीपी ना हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ना हो, और एनआरटीपी ना हो, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन ना हो। ये टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट इसी के बाद अपन रजिस्ट्रेशन टॉपिक करेंगे, उसमें अपन ये डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी आप सिर्फ इतना सुन लीजिए, दीज आर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। तो आपकी 4-5 कंडीशन क्या क्या पड़ गई कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई में इन्वॉल्व ना हो, इंटर स्टेट सप्लाई में इन्वॉल्व ना हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, मीशो वगैरह के थ्रू इन्वॉल्व ना हो, नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर ना हो, सीटीपी और एनआरटीपी में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। अब नोटिफाइड गुड्स आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, पान मसाला, मोज़ेक नहीं है, मसाला है, एरेटेड वाटर। एरेटेड वाटर क्या होता है? सोडा। आप लोग को जानते हो सोडा क्या होता है? सोडा जानते हो क्या आप लोग? वैसे भी इन्वॉल्व रहते हो चीज़ों में, ठीक है, उससे दूर रहिएगा। टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट्स, टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट में सिगरेट वगैरह आ गई आपकी। फ्लाई एश ब्रिक्स, ब्रिक ऑफ फॉसिल, बिल्डिंग ब्रिक, अर्थ एंड रूफिंग टाइल्स, ये आपके नोटिफाइड गुड्स हो गए। तो इनके जो मैन्युफैक्चरर है, इनको नहीं मिलेगा जी आपका जितना भी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट है, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए प्रोवाइजो तो सेक्शन 10 टू क्या बोलता है? स्कीम वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल बिजनेस हैविंग रजिस्ट्रेशन अंडर द सेम पैन ऑफ कंडीशन रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। ये क्या बोल रहा है कि जैसे सपोज एक पैन नंबर के अंदर आपने 2 या उससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन लेके रखे हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, तो आपने अगर कंपोजिशन स्कीम लिया है, आपने अगर कंपोजिशन स्कीम लिया है, तो वो जितने भी उसके अंदर रजिस्ट्रेशन है सबके लिए कंपोजिशन स्कीम होगा या तो नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक स्टेट की एक ब्रांच कंपोजिशन में चल रही है और दूसरी वाली ब्रांच कंपोजिशन में नहीं चलेगी, नॉर्मल टैक्सेबल रिजाइम में चल रही है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। मतलब अगर कंपोजिशन स्कीम लिया तो वो जितनी भी ब्रांचेस होगी ऑल ओवर इंडिया, एक पैन में रजिस्टर्ड जितने भी जीएसटी नंबर होंगे सबके ऊपर अप्लाई किया जाएगा कंपोजिशन स्कीम। 10(3) क्या बोलता है? ऑप्शन अवेल्ड बाय RP under 10(1), 10(2) shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during the financial year exceeds 1.5 lakh crores, 75 lakh और 50 lakhs as the case may be। इसमें क्या बोल रहा है वो? 10(3) बोल रहा है कि जिस दिन आपका करंट फाइनेंशियल ईयर में जिस पर्टिकुलर डे आपका वो टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर गया, देयरफॉर उस पर्टिकुलर दिन से आप इस स्कीम से इनएलिजिबल हो जाते हो, आपको तुरंत नॉर्मल स्कीम में स्विच करना है एज ऑन दिस डे, ठीक है। अदर कंडीशन क्या बोल रही है? कंपोजिशन डीलर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। जब वो सेल करेगा तो वो अलग से कलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन रेस्टोरेंट के बिल में आप प्रैक्टिकली देखोगे 2.5% उन्होंने अलग से जोड़ के देते हैं उन्होंने, वो गलत है जी, ठीक है। तो रेस्टोरेंट वाले जिनके यहाँ पे भी रेस्टोरेंट चल रहा है भाई 2.5% जोड़ते हो ना अलग से, वो गलत है। लेकिन इसका खेला ये हो सकता है प्रैक्टिकली कि भैया आप सीधा प्राइस ही जोड़ के ले लो ना, तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। नॉट एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी, पहले बता दिया था मैंने आपको। कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते क्योंकि टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर रहे हो। आपको क्या इशू करना है? बिल ऑफ सप्लाई ऊपर में लिखोगे, वैसा ही रहता है, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं रहेगा, खाली ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखते हो, उसका मतलब क्या हुआ कि आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। इफ प्रॉपर ऑफिसर फील दैट रजिस्टर्ड पर्सन हैज पेड टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम डिस्पाइट बीइंग नॉट एलिजिबल, तो वो क्या करेगा? बोलेगा एक्स्ट्रा टैक्स पे कर, पेनाल्टी भी पे करी है, 73, 74 कलेक्शन मैकेनिज्म अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। मैंने आपको शुरू में बता दिया 10(1) अलग है, 10(1) फॉर गुड्स प्लस रेस्टोरेंट और गुड्स के साथ सर्विस टॉलरेबल लेवल तक वो अलग हो गया, और 10(2) अलग से कंपोजिशन स्कीम है, वो किसके लिए? प्योरली ऐसा व्यक्ति जो सर्विसेज की सप्लाई में इन्वॉल्व हो, प्योरली ऐसा व्यक्ति जो सर्विसेज की सप्लाई में इन्वॉल्व हो, उसके ऊपर 10(2)A एप्लीकेबल है, ठीक है। अब ये इतना क्लैरिफाई क्यों कर रहे हो सर? भैया इतना क्लैरिफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुड्स के साथ भी एक सर्विस का जो लिखा हुआ था ना, वो सर्विसेज मेन सर्विसेज दुकान वाला नहीं है, वो सर्विस गुड्स प्लस एक्स्ट्रा सर्विसेज जो गुड्स वाला देगा उसकी टॉलरेबल लिमिट बता रहा है वो। तो कंपोजिशन स्कीम जो ओरिजिनली आई थी उसमें सर्विसेज वाले डीलर के लिए कोई कंपोजिशन स्कीम थी नहीं, बाद में 10(2)A के थ्रू वो लेके आए हैं। तो अगर कोई सर्विस वाला व्यक्ति है, खाली सर्विसेज प्रोवाइड करता हो सप्लायर, वो व्यक्ति के लिए 10(2)A में जाना है, गुड्स प्लस रेस्टोरेंट वाले के लिए 10(1), ठीक। और कंडीशंस क्या बोल रही है रूल 5 में? टाइटल ऑन बिल ऑफ सप्लाई कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लगाना है, दुकान के बाहर लिखना है आपको बोर्ड के अंदर कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूं, ठीक है। ये बेसिक्स हो गए। नेक्स्ट, आपका ये चार्ट आपने ऑलरेडी देख चुके हैं। अब
10 to A में जो जाएगा मतलब सर्विस, प्योरली सर्विस वाले में, उसमें उसको 3 + 6% करके पटाना है। तो ठीक है, दो टाइप के रेट हो गए, 1%, 5% रेस्टोरेंट के लिए, और जो प्योरली सर्विस वाला डीलर है वो 6% पटा के चलेगा। नेक्स्ट, कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस, ये मैं आपको बहुत हद तक एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 10 to A एप्लीकेबल टू आरपी हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज नॉट एक्सीडिंग 50 लाख। ध्यान दीजिएगा, सर्विस के केस में 1.5 करोड़ नहीं है, 50 लाख लिमिट है। पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर 10(1) और 10(2), वो पहले वाले में नहीं घुसा है और तब वो यहाँ पे आएगा। तो कंडीशन सेम रहेगी, नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट रेट सप्लाई ना करे, ईसीओ के थ्रू सप्लाई ना करे, सीटीपी एनआरटीपी ना हो, नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चर ना हो, सेम कंडीशन यहाँ पे भी। ठीक है, अब प्रोसीजर कैसे कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया जा सकता है। कॉम्पोजिशन को स्कीम को ऑप्ट करना दो तरीके से होता है, या तो आप रजिस्टर्ड हो या तो आप रजिस्ट्रेशन लेने वाले हो और शुरू से जाने वाले हो। तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो जब आपका ईयर बिगिनिंग होगा तो आपको जीएसटी पोर्टल में जाके ऑप्ट करना रहेगा ऑन और बिफोर 1 अप्रैल। बट अगर रजिस्ट्रेशन के समय अगर आपको लेना हो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मेंशन कर दीजिए कि मैं कंपोजिशन स्कीम में जाना चाह रहा हूं, या आप एनी टाइम कर सकते हैं जी, एनी टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, अब बेसिक डेफिनेशन एग्रीगेट टर्नओवर। जो एग्रीगेट टर्नओवर बोल रहे हैं ना, 1.5 करोड़ 75 लाख और जो 50 लाख बोल रहे हैं, उसका कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है भाई। और इसी के ऊपर इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है ICAI, ICMAI, ये इन लोग का ना ये फेवरेट एरिया यहीं पे है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये यहीं पे बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर। तो स्टार मार्क कर देना, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई माइनस वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स पेएबल ऑन आरसीएम बेसिस। अब अगर टैक्स किसी भी इनवर्ट सप्लाई के ऊपर आरसीएम बेसिस पे करना है तो उस केस में आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका इनवर्ट सप्लाई मतलब परचेस हो गया, ये इसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई को भी जोड़ दीजिए, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ को भी जोड़ दीजिए, इंटर स्टेट सप्लाई को भी जोड़ दीजिए। बट इन पूरे में ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगा, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मतलब इस पूरे टोटलिंग में जीएसटी का एलिमेंट अगर घुसा हुआ है तो उसको अलग कर दीजिए, और अगर घुसा हुआ नहीं है तो ऐड मत करिएगा। ठीक है, इफ अबाउ वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगा तो उसको पहले कन्वर्ट करिए, एक्सक्लूसिव करिए, फिर आप उसको जोड़िएगा। अब ऑफ पर्सन हैविंग सेम पेन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, और ये जो 1.5 करोड़ कैलकुलेट होगा ना, 1.5 करोड़ 75 लाख या 50 लाख, ये आपका ऑल इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट होगा, एक स्टेट वाले बेसिस पे नहीं होने वाला है। वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल टू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना है, एक्सक्लूडिंग सप्लाई ऑफ डिपॉजिट लोन एडवांस वेयर कंसिडरेशन ओनली टेकन। अब इस पूरे में सिर्फ आपका डिपॉजिट लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रहता है ना, सिर्फ वो वाला पार्ट एक्सक्लूड किया जाएगा, अदरवाइज बाकी सारे सप्लाईज इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो देखो जीएसटी है सब कुछ, जितना भी टाइप का आप सेल करते हो, 1.5 करोड़ ना सिर्फ टैक्सेबल वाली बात नहीं हो रही है, 1.5 करोड़ 75 लाख और 50 लाख की जो कैलकुलेशन होने वाली है उसमें आप हर चीज ऐड करोगे। बट क्या क्या हटाना है अपने को, एक जीएसटी का कंपोनेंट हटाना है। ठीक है, जीएसटी कोई भी टाइप का जीएसटी हटा दो, इनवर्ट सप्लाई ऑन आरसीएम बेसिस को हटा दिया जाए, और इसमें एक पर्टिकुलर आउटवर्ड सप्लाई हटेगा, वो कौन सा वाला है, इंटरेस्ट जो आप अर्न करते हो थ्रू डिपॉजिट और लोन्स, वो आपका हट जाएगा। ठीक, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक व्यक्ति है जफर आसाम का, उसने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है, आपको चेक करना है क्या ये कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसी टाइप के इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बार बार पूछती है। अब देखो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, ये क्या हो गया भाई, चलिए, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई 50 लाख है। इसमें देखिए आउट ऑफ अबाउ 10 लाख वॉज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, इंटर स्टेट कर रहे ट्रांजेक्शन्स तो वैसे भी इसका एलिजिबिलिटी नहीं बैठेगी जी, बट स्टिल एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अगर देखना है तो 50 लाख आएगा। ऐड करिए इसके अंदर वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई 70 है, 70 में से 30 आपका क्या है, इंटरेस्ट और लोन वाला पार्ट है, तो 30 वाले को आप छोड़ सकते हो, तो 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई जिसमें आरसीएम इसको इंक्लूड नहीं करना है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट 5, तो ये आपका 95 आ गया। तो थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से एग्रीगेट टर्नओवर इसका 95 विच इज लेस देन 1.5 CR,
देयरफॉर ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। बट अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई में है तो उसको एलिजिबिलिटी हट जा रही है, ही इज नॉट एलिजिबल। ये आपका रहा। तो विद दैट कंपोजिशन स्कीम छोटा सा टॉपिक था, दो बार बार इंस्टीट्यूट नहीं पूछती है बट शुरू में कई बार इंस्टीट्यूट पूछ रहे थे क्वेश्चंस। तो छोटा सा टॉपिक है 5-10 मिनट का, अब इसको आप ढंग से कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी के ऊपर मूव करते हैं। कंपोजिशन अपना कंप्लीट हो चुका है। कंपोजिशन छोटा सा टॉपिक था, उसको ढंग से होपफुली आपने कर लिया होगा। अभी वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्या करना है, पहले अपने जो जो भी आपके नोट्स बनाए आपने अभी तक क्लास में अपने नोट्स बनाए होंगे उसमें गॉन थ्रू करिए और पास एग्जाम क्वेश्चन देख लीजिए। दैट इज मोर देन इनफ फॉर कंपोजिशन स्कीम। नाउ नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन और कंपोजिशन आपको एक साथ इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज जो एग्रीगेट टर्नओवर वाला कॉन्सेप्ट था वो अपने को यहाँ पे भी काम आ रहा होगा। अब इंस्टीट्यूट की नियत देखिए इस टॉपिक को लेकर, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन टॉपिक मार्क्स एनालिसिस देख लीजिएगा, हर बार 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स का तो इंस्टीट्यूट पूछ ही ले रही है इस टॉपिक से। बस लास्ट अटेम्प्ट में इन्होंने नहीं पूछा था, कोई बात नहीं, बट मोस्टली हर अटेम्प्ट में आ ही रहा है। तो इस टॉपिक का कवरेज आप ए या बी कैटेगरी में डाल दो, बहुत अच्छा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक। पर्सन, अब इसमें क्या क्या पढ़ोगे, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किसको किसको छूट है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, डीम्ड रजिस्ट्रेशन, किसको चिट्ठी फेंक कर रजिस्टर मान लिया जाएगा। डीम्ड मतलब भाई चिट्ठी फेंक दी, क्योंकि देखो जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है, इस एक्ट में जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होगी, जिसको जीएसटी के पूरे लॉ पालन करना, वो कौन है, वो रजिस्टर्ड व्यक्ति होना। तो देयरफॉर इंस्टीट्यूट किसी को क्या बोलते हैं, जो डिपार्टमेंट है वो किसी को जानबूझ के चाहे कि तुम कंप्लाई करो तो चिट्ठी फेंक के रजिस्टर कर देगी तुमको। देखो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जब जीएसटी डिपार्टमेंट आपको मान ले कि आप रजिस्टर्ड हो और जीएसटी नंबर अलॉट कर दे तो रजिस्ट्रेशन का पावर उनके पास है, तो कई बार उन लोग डीम रजिस्ट्रेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पहले करवाया था, अब उसमें चेंज आ गए हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई जहां से आप वो सप्लाई कर रहे हो वो गोडाउन चेंज हो गया, वो प्ले मेन हेड ऑफिस चेंज हो गई, तो आपको अपडेट कराना। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसलेशन 2 तरीके से होगा, रजिस्टर्ड व्यक्ति खुद चाहे कि मैं रजिस्टर कैंसलेशन करा लूँ तो वो करा सकता है, और वो कुछ हरकतें कर रहा हूँ जो डिपार्टमेंट को पसंद नहीं आ रही होगी, मतलब बोगस हरकतें जितनी भी होती हैं, ठीक है, फालतू नालायक हरकतें, तो डिपार्टमेंट खुद कैंसिल कर सकता है। रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने कैंसलेशन के लिए अप्लाई किया फिर वापस उसको कैंसिल करना, ये आपका रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन, मतलब कैंसलेशन ऑफ कैंसलेशन। ये टॉपिक, इतने टॉपिक अपन पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन टॉपिक के अंदर। सबसे पहले कौन लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, एवरी सप्लायर लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई, जहां से भी वो टैक्सेबल सप्लाई करता हो। इफ एंड इफ इज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट टर्नओवर अभी जो हमने कंपोजिशन में पढ़ा था सेम टू सेम डेफिनेशन होगी। तो कौन सा व्यक्ति रजिस्टर्ड है, फॉलोइंग सप्लाईज करता है, कैलकुलेट करिए क्या उसके थ्रेशोल्ड लिमिट एग्रीगेट टर्नओवर की एक्सीड हो रही कि नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बार बार पूछ सकती है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 लाख, 20 लाख की नॉर्मल लिमिट दी हुई है, लेकिन आगे पढ़िएगा। अब देखिए इसकी प्रॉपर एनालिसिस समझिएगा। अगर सामने वाला व्यक्ति खाली गुड्स के सप्लाई में इन्वॉल्व है तो 10, 20 और 40, और अगर सप्लाई ऑफ सर्विस का एलिमेंट आ गया और दोनों या तो मिक्स कर रहा है तो फिर छोटी लिमिट उसको मिलेगी 20 लाख की। तो 20 लाख सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सर्विस मिक्स वाला। तो पहले खाली गुड्स वाला देखोगे तो 3 कैटेगरी रहेगी, MM&T, मेक माई ट्रिप एंड मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, इनको 10 लाख की लिमिट दोनों केसेस में, ठीक है। फिर पौंडीचेरी, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, 20 लाख 20 लाख की लिमिट। ऑल अदर स्टेट इंक्लूडिंग आसाम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, 40 लाख की अपर लिमिट इनको मिल रही है। और अगर सर्विस वाले केस में तो 20 लाख का थ्रेशोल्ड रहेगा, तो 20 और 40, ठीक है। प्रोवाइजो इन द फॉलोइंग केसेस 40 लाख लिमिट इज नॉट अलाउड, फॉलोइंग केसेस में 40 लाख की लिमिट अलाउड नहीं है, मतलब क्या मिलेगा, 20 लाख की लिमिट मिलेगी। रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, अगर आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो, अ पर्सन हु टेक्स वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन उसको तो ठीक है, और आप नोटिफाइड गुड्स के सप्लायर, आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट, इन लोग को 20 लाख में तुरंत अपने आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो ये 3 ऐसा जगह हो गया जहाँ पे 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 20 लाख इज एप्लीकेबल, ठीक है। पर्सन डीम्ड एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स इवन इफ ही हैज रिसीव्ड इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ठीक है, इसको तो ऐसे भी इग्नोर करना है हर जगह पे।
other note, supply made by agent on behalf of principal to be added in aggregate turnover of agent. Okay, supply made by job worker on behalf of principal not to be added in aggregate turnover of जॉब वर्कर, क्योंकि देखो जॉब वर्कर क्या करता है, वहां पे वो दूसरे की आइटम के ऊपर सर्विस देता है, तो वो उसका माल नहीं है, बट एजेंट तो क्या अपने खुद के उसमें बेच रहा है. व्हेन बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ टैक्सेबल पर्सन ट्रांसफर्ड वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन अदरवाइज देन ट्रांसफर सक्सेसर शैल टेक न्यू रजिस्ट्रेशन. अगर आपका बिजनेस ट्रांसफर हो जाए तो जो नया एंटिटी है वो अपना नया रजिस्ट्रेशन लेके चलेगा. पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 23, किसको किसको लाइबिलिटी नहीं है, मतलब क्लियरली उसको माफी है कि तू रजिस्ट्रेशन मत ले. ऐसा व्यक्ति एंगेज इन एक्सक्लूसिव सप्लाई नॉट लाइबल टू टैक्स या होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. अब जब उसको टैक्स पटाना ही नहीं है, ठीक है, और सिर्फ उसी चीज में इन्वॉल्व है, तो क्यों ही रजिस्ट्रेशन लेगा, पहला. दूसरा, एग्रीकल्चरिस्ट व्यक्ति है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना. तीसरा, व्यक्ति हु आर एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑन विच टैक्स इज लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रिसिपिएंट. रिसिपिएंट क्या करेगा, रिवर्स चार्ज बेसिस पे डील करता है, ऐसी सप्लाई में आप इन्वॉल्व हो. जैसे सपोज से एडवोकेट सर्विस में या तो एग्जाम्प्ट है, और या तो जिस पार्ट में टैक्सेबल है वो पार्ट बिजनेस वाला पार्ट है. ध्यान दीजिएगा, याद करिएगा, एग्जाम्पशन अपन ने पढ़ा था. अब देखो, एग्जाम्पशन है उसमें, और जिस पार्ट में एग्जाम्पशन नहीं है वहां पे आरसीएम बेसिस पे सामने वाला व्यक्ति पटाता टैक्स, तो एडवोकेट को खुद गवर्नमेंट से डीलिंग जीएसटी के मैटर में नहीं करनी है. सो देयरफॉर यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं रहेगा. एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है, इंडिविजुअल या एचयूएफ होगा, कंपनी नहीं होगी. एग्रीकल्चरिस्ट जो कि कल्टीवेट करे लैंड को, खुद करे ओन लेबर, या तो पूरी फैमिली मिलके करे, या तो उनके सर्वेंट भी करे अंडर ओन या फैमिली सुपरविजन. ठीक है. अब देखिए सेक्शन 24, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको जो वो 20 लाख या 40 लाख की लिमिट थी ना, ये नहीं देखनी है, आपको कंपलसरीली रजिस्टर कराना है विदाउट एनी लिमिट. अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, तो आपको वहां पे लिमिट नहीं देखनी, सीधा आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा अगर आप सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचते हैं. लेकिन इस पॉइंट का एक्सेप्शन क्या रहेगा, अगर टैक्सेबल सर्विस वाली बात होगी तो चलेगा, वहां पे 20 लाख का थ्रेशोल्ड देख लीजिएगा. तो ये इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट किसके ऊपर अप्लाइड है, सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर अप्लाइड है. पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, जॉब वर्कर एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इन लोग को माफी है. मतलब यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप 20 लाख देखोगे. ठीक है, तो मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट इंटरस्टेट वाला अप्लाई किसके ऊपर हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स, बट हैंडीक्राफ्ट वाले गुड्स को छोड़ के. ठीक. नेक्स्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर टैक्सेबल सप्लाई करेगा उसको कंपलसरी है. सीटीपी का मतलब क्या हुआ, एक जगह पे आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आप टेम्पररी एग्जीबिशन वगैरह लगाने जब दूसरे स्टेट वगैरह में जाते हो तो वहां पे आप कैजुअली टैक्सेबल पर्सन कहलाओगे. तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी रहेगा, डिस्पाइट बीइंग कि आपका वहां पे थ्रेशोल्ड क्रॉस ना हो रहा हो. अगर आपका सीटीपी हैंडीक्राफ्ट गुड्स, हैंडमेड शॉल्स वगैरह का रहेगा तो वहां पे आपको एग्जाम्पशन है इस पॉइंट से. मतलब वहां पे फिर अगेन 20 लाख या 40 लाख देखा जाएगा. पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, किसी भी व्यक्ति को अगर रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पटाना है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ईसीओ हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, ईसीओ मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह जितने भी पोर्टल रहेंगे, ऑनलाइन पोर्टल्स आर रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. एनआरटीपी, सीटीपी और एनआरटीपी भाई भाई है, वो लोग हमेशा साथ में चलेंगे. दोनों में फर्क क्या है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंडिया का है, दूसरे स्टेट जाता है. एनआरटीपी बाहर का है और इंडिया में आके टैक्सेबल सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो. पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, जिसको टीडीएस काटना हो जीएसटी के अंदर का टीडीएस. ठीक है. A person who are making taxable supply of goods or services of both on behalf of other taxable person, मतलब एक एजेंट है जिसका प्रिंसिपल टैक्सेबल है तो एजेंट को भी वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को बिना थ्रेशोल्ड के एग्जाम्पशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ईसीओ को रिक्वायर, जिसको टीसीएस कलेक्ट करना है उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी रहेगा. पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड 9(5) थ्रू ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू टैक्स, एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन पर्सन. ठीक है. एवरी पर्सन सप्लाइंग OIDAR सर्विस, OIDAR क्या, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन. तो बाहर वाला OIDAR सर्विस का प्रोवाइडर अगर इंडिया में सर्विसेज दे रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी
रहेगा। एंड एनी अदर पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट मित्रों बोल दें तो उसको भी रिक्वायर्ड रहेगा जी। ठीक है, तो फटाफट से इन पॉइंट के थ्रू गो थ्रू करिएगा और दिमाग में बैठा दीजिएगा। आई एग्री की पॉइंट ज़्यादा है बट इसका रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपको पूरी लिस्ट एग्जाम में नहीं आएगी, ये चीज़ पे ध्यान दीजिए। आपको हो सकता है कोई पॉइंट पकड़ ले वो, तो देयर फॉर ईसीओ वीसीओ का ध्यान रखिए, कंपलसरी है। और आरसीएम बेसिस पे जिसको टैक्स पढ़ाना है उसके लिए कंपलसरी है। ठीक है जी, ओआईडीआर वाले के लिए कंपलसरी है। अब सेक्शन 25 बताता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, तो पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर 22 और 24 इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच ही इज सो लायबल, तो हर जगह वो रजिस्ट्रेशन लेगा। ठीक, अगर एसईजेड और एसईजेड का डेवलपर है शैल अप्लाई फॉर अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर एसईजेड यूनिट एंड नॉर्मल यूनिट, पर्सन मेकिंग सप्लाई इन टेरिटरी वाटर, ठीक है, कोस्टल स्टेट यूटी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट अप्रोप्रिएट है वहां पे वो लेगा। सीटीपी एनआरटीपी जहां वो जा रहा है वहां पे जाके लेगा। अब इसको कब लेना है देखिएगा, अब इन 3 केसेस के अंदर जब भी आप लायबल थे, जैसे सपोज एक डेट पकड़ लीजिए, आज की डेट देख लीजिए 22, अब 22 को अगर आपने वो टर्नओवर क्रॉस किया या वो हरकत की जिसके लिए आप लायबल हो, वहां से आपको 30 डेज का पीरियड मिलता है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने पे। अब अगर आपने ये टाइमलाइन इस टाइम पे अगर अप्लाई किया, विथ इन टाइम पे अप्लाई किया, मतलब विथ इन 30 डेज पे, तो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 22 मानी जाएगी। बट अगर आपने बियॉन्ड 30 डेज गए थे, मतलब 30 डेज के बाद अगर आपने अप्लाई किया होगा, लेट से अप्लाई किया होगा, तो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहां से मानी जाएगी, आपकी जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जा रहा है। अब देखो आप अप्लाई करते हो तो 15-20 दिन ले लेते हैं जीएसटी के ऑफिसर लोग इसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने में। तो आपने अगर समय पे अप्लाई किया है तो डेट ऑफ जिस दिन आप लायबल थे, अपने केस में 22, और अगर आपने टाइम के बाद किया तो जिस दिन ऑफिसर आपको रजिस्ट्रेशन दे दे वो डेट आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो इसमें फर्क क्या पड़ता है सर, फर्क ये पड़ता है कि आपका जो बेनिफिट्स और पोर्टल का यूसेज वो सब चालू कब होगा, बाद में होगा। ठीक है, तो वो आप पहले के बेनिफिट्स नहीं ले पाओगे। ठीक है जी, और सीटीपी एनआरटीपी जब भी वो आ रहे हो वहां पे 5 दिन पहले वो ले सकते हैं। ठीक है, अदर पॉइंट, पैन नंबर, पर्सन शैल हैव अ पैन नंबर, मैंडेटरी है, पैन के बेसिस पे ही जीएसटी नंबर मिलता है, तो पैन मैंडेटरी। रजिस्ट्रेशन इन स्टेट, जितने भी जगह पे आप ऑपरेट कर रहे हो उतने जगह पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन से आप छत्तीसगढ़ में काम नहीं चला पाओगे। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, अगर ऐसा व्यक्ति जो कि 22 और 24 के अंदर लायबल नहीं था, फिर भी कोई अगर जबरदस्ती चाहता है कि नहीं मैं कंप्लाइंट बनूंगा, मुझे जीएसटी नंबर चाहिए, ले ले, कोई दिक्कत नहीं, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इज अलाउड। डीम डिस्ट्रिक्ट पर्सन पहले ही डिस्कस हो चुका है, बैंक डिटेल्स डालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म जीएसटी RG6 एंड GSTN ऑफ 15 डिजिट आपको अलॉट किया जाएगा। आपको वो बाहर हर जगह इनवॉइस में डालना है और दुकान के बाहर भी दिखाना पड़ेगा। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अगर विद इन 30 डेज आपने अप्लाइड किया होगा तो जिस दिन आप लायबल थे उस दिन से आपको काउंट किया जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हो। बट अगर 30 डेज मतलब विद इन टाइम आपने नहीं किया तो ग्रांट, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन से, ये भी आपका इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया रहता है। यहाँ से इन लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, पता नहीं क्यों बट बनाते हैं इन लोग यहाँ से न्यूमेरिकल कि सो एंड सो डेट पे ये लायबल हुए थे और इसने रजिस्ट्रेशन इस तारीख को किया था। आप सो एंड सो डेट जिस दिन लायबल हुए थे वहां से 30 डेज पकड़ लीजिए, आप आंसर में लिख दीजिए कि 30 डेज यहाँ पे थे। अब इसने विद इन अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर वो अगला क्वेश्चन पूछते कि सपोज से इसने इस तारीख को नहीं बल्कि उस तारीख को अप्लाई किया था, तो बताओ इफेक्टिव डेट कहाँ पे होगी, तो आपको लिखना है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस टाइप का इंस्टीट्यूट पूछ के चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, आधार ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट आया था बीच में। देखो बोगस हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी लोगों की, तो इन्होंने बोला कि हमको आधार ऑथेंटिकेट कर दो। अब आधार ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है जी, मतलब ये होता है कि आप जब रजिस्ट्रेशन लेते हो पैरेलली जो उसका ओनर है या तो मेन पार्टनर हो गया या तो मेन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जो अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने आप को आधार OTP डाल के पोर्टल पे वेरीफाई करेगा कि मैं एक जेन्युइन पर्सन हूँ, सिर्फ वेरिफिकेशन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट टू कंट्रोल फेक इनवॉइसेस, डमी एड्रेस रजिस्ट्रेशन एंड मल्टीपल रजिस्ट्रेशन एट सेम प्लेस, ये सब हरकतें चल रही थी। तो रजिस्टर्ड व्यक्ति अगर है तो उसको वहां पे आधार ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। अगर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, फॉर फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन, एक्सपोर्ट गुड्स, अगर ये सब चीज़ें करनी है तो उसको कराना पड़ेगा। और जो व्यक्ति फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेगा उसको अंडरगो तो करना ही पड़ेगा। इंडिविजुअल
then undergo authentication of furnish proof of possession of Aadhaar number with registration application in order to eligible for grant of registration, मैंडेटरी हो गया है। और अगर सामने वाला व्यक्ति अगर इंडिविजुअल नहीं है तो एचयूएफ के केस में कर्ता, कंपनी के केस में एमडी, होल्डर एंड डायरेक्टर, ईओपी के केस में मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स एक्सेट्रा, ये व्यक्ति जो पावरफुल पर्सन है इन लोग कर सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन और आधार नंबर, अगर आपने ये आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया तो फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब आधार ओटीपी डालोगे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजी हो जाएगा, और अगर नहीं डालते तो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद डिपार्टमेंट आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा। ठीक है। नॉट आधार ऑथेंटिकेशन नॉट एप्लीकेबल टू भरोसेमंद व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको आधार मिलता ही नहीं है, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है। जिसको अ पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो सिर्फ जीएसटी को क्लेम करने के लिए, आईटीसी क्लेम करने के लिए। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइस, proper officer may get physical verification of place of business done before or after grant of registration and upload verification report with other documents including photos in GST registration 15 within 15 days। ठीक है। वेरिफिकेशन बिफोर ग्रांट ऑफ आरसी ड्यू टू फेलियर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन, और अगर आफ्टर ग्रांट वो वेरीफाई कर रहे हैं तो कोई और रीजन के लिए वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसा पावर है। अब सीटीपी और एनआरटीपी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सीटीपी एनआरटीपी, सीटीपी अ पर्सन हु ओकेशनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शन, कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे स्टेट में एग्जीबिशन के लिए, स्टॉल लगाने के लिए या टेम्पररी झोला भर के अपना सामान ले जाके बेचना चाह रहे हैं या किसी भी तरीके से बेचना चाह रहे हैं 4-5 दिन वगैरह के लिए, तो वहाँ पे उसको सीटीपी की तरह रजिस्ट्रेशन लेना है अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो। और एनआरटीपी अगर बाहर से आके सामान बेचना चाह रहा है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। रजिस्ट्रेशन प्रोविजन क्या रहेंगे, देखिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, ये जरूरी है, और 5 डेज बिफोर कमेंसमेंट वो ले सकता है। ठीक है। यहाँ पे पेन रिक्वायर्ड रहेगा, यहाँ पे वैलिड पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ नहीं है, कंपोजिशन स्कीम नॉट अवेलेबल। रिटर्न्स इनके यहाँ पे 1 और 3B और 5 रहेगा। आईटीसी अगर यहाँ वाला व्यक्ति तो अवेलेबल है, आईटीसी खाली इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर अवेलेबल रहेगा। नोट्स टू अबाउट सीटीपी एंड आरटीपी विल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स भी वो कर सकता है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर 90 डेज, 3 महीना ही आपको कैजुअली माना जाएगा। फर्दर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो और 90 डेज का बस। ठीक है। 90 डेज फर्दर रिक्वेस्ट कर सकते हो। एनुअल रिटर्न यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट कभी कभी शॉर्ट नोट्स पूछ लेती है। नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन आपको बता दूं, सबसे पहले फॉर्म GSTR1 में पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरने वाला क्राइटेरिया था, बट अब मोबाइल नंबर और ईमेल इसको नॉट मैंडेटरी में डाल दिया गया। अमेंडमेंट आया है, ध्यान दीजिएगा, नॉट मैंडेटरी। और अमेंडमेंट वाले एरिया से जनरली इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस पूछती है। तो GSTR1 में अप्लाई करना है, मैंडेटरी खाली पैन नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल और ईमेल चाहो तो डाल सकते हो, बट मैंडेटरी नहीं है। पहले ये मैंडेटरी हुआ करता था, क्यों हटाया उस पर छोड़ दीजिए, उसको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट। ठीक है। सेकंड नंबर ध्यान दीजिएगा, वेरिफिकेशन होगा पैन नंबर का। अब मोबाइल और ये तो हट गया वेरिफिकेशन, तो पैन का वेरिफिकेशन होगा। फिर थर्ड देखिए, GSTN वेरीफाई करेगा, उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद ARN नंबर अलॉट होगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। थर्ड नंबर स्टेप पे ARN अलॉट होगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ये आपको मेल और SMS के थ्रू आ जाएगा। फिर आपको फोर्थ देखिएगा, ARN जनरेट होने के बाद यहाँ पे आ जाइए, फोर्थ ARN जनरेटेड। ठीक है। फिर फॉर्म GST-RG2 में आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि हाँ यार आपने चीज़ें डाली थी। अब अगर पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, इफ़ डिटेल्स कंप्लीट और सेटिस्फैक्ट्री हो गई तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट ऊपर में हो जाएगा, फॉर्म GST-RG6 रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। बट अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुई, नो, तो फिर आपका देखिए आपको REG3 इशू किया जाएगा, आपसे एडिशनल डिटेल्स और क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा। अब अगर आपने 7 वर्किंग डेज में, जब से आपको REG3 आया था, आपने 7 वर्किंग डेज में डिटेल्स प्रोवाइड करा दी, ठीक है, और वो सामने आपने प्रोवाइड की एडिशनल डिटेल्स क्लैरिफिकेशन और उसको ओके लगा तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। बट इफ नॉट, आपने अगर या तो डिटेल्स प्रोवाइड की नहीं और या तो उसको अगर ओके नहीं लगा, तो फिर यहाँ पे GST और RG5
इशू करेगा ऑफिसर और रिजेक्शन कर देगा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को, परमानेंट रिजेक्ट कर देगा, भागो यहाँ से, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दूंगा बोल के क्लियर कर देगा। ठीक है, वापस से रिकॉल करते हैं, पहले फॉर्म डालोगे जिसमें पैन मैंडेटरी है, पैन का वेरिफिकेशन होने के बाद पोर्टल आपको एक ARN इशू करेगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इशू होगा, GST RG2 एक्नॉलेजमेंट में मिलेगा आपको कि भैया आपने डाला था और हमने उसको ले लिया, उसका एक्नॉलेजमेंट कि वी एक्नॉलेज कि आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है। अब इसकी सारी डिटेल्स अगर ओके रही, आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ प्रॉपर ओके रहा, आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, तो आपको सीधा सीधा रजिस्ट्रेशन 6 में REG फॉर्म 6 के इशू करके अब आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया। बट अगर आपने आपकी डिटेल्स वैलिड नहीं लगी तो REG 3 इशू किया जाएगा और वहां पे वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगेगा। तो REG 3 इशू और रिसीव होने के 7 दिन के अंदर अगर आपने उसको वैलिड चीज़ें प्रोवाइड करा दी तो आपका, और ये वैलिड लगा उसको, तो फिर रजिस्ट्रेशन इशू हो जाएगा। बट अगर आपने वैलिड प्रोवाइड नहीं किया या तो जो प्रोवाइड किया वो वैलिड नहीं था, देयरफॉर वहां पे आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। ये प्रोसेस है। ठीक, पर्सन लाइबल टू ऑब्टेन UIN। अब ये UIN क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। बड़े लोग हैं, बाहर वाले लोग, उनको GST चार्ज नहीं कर सकते, बट जब वो मार्केट में घूमते चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, उस केस में तब वो GST पटाते हैं। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है आप UIN ले लीजिए, UIN नंबर के थ्रू हम आपको उसका रिफंड प्रोवाइड करा देंगे। बड़े बड़े लोग, अगर यूनाइटेड नेशन की कोई बॉडी हो गई, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया बाहर यूनाइटेड नेशन के अंडर, फॉरेन कंट्री की एम्बेसी और कॉन्सुलेट हो गया, एनी अदर पर्सन जिसको कमिश्नर नोटिफाई कर दे, डिफेंस की कैंटीन, डिफेंस की कैंटीन, जो मिलिट्री वाले लोग होते हैं ना, उनकी एक कैंटीन बोलते हैं, उसमें सिर्फ खाना नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग के लिए मिलती है, बट ड्यूटी फ्री मिलता है। ठीक है, तो वो लोग इसके अंदर आ गए। इट इज फॉर रिफंड ऑफ टैक्सेस के लिए ये बात हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ग्रांट ऑफ UIN, एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड बाय पर्सन रिक्वायरिंग, वो एप्लीकेशन करे 3 वर्किंग डेज के अंदर ऑफिसर उसको UIN अलॉट कर देगा। रजिस्ट्रेशन हैव बीन डीम टू हैव बीन ग्रांटेड, अगर 3 दिन के अंदर नहीं मिला तो डीम रजिस्ट्रेशन बेनिफिट दिया जा रहा है सामने वालों को। इट शैल बी एप्लीकेबल टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है जी। ठीक है, नेक्स्ट डीम्ड रजिस्ट्रेशन, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन UIN अंडर इज डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर ग्रांट ऑफ CGST। वो ये बोल रहे हैं डीम रजिस्ट्रेशन के अंदर कि अगर आपने CGST एक्ट में या IGST एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा SGST एक्ट के अंदर, क्योंकि GST का लॉ का स्ट्रक्चर क्या है, 3 लॉ एक साथ एप्लीकेबल है, CGST एक्ट, IGST एक्ट और SGST एक्ट, 3 पैरेलल लॉ अलग अलग चल रहे हैं। तो क्या आपको 3 रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, आप एक जगह करा रहे हो तो डीम्ड माना जा रहा है कि वहां पे भी आप रजिस्टर्ड हो, और एक जगह से बाहर जाओगे तो डीम्ड माना जाएगा कि वहां पे इस तरीके से लॉ की फॉर्मिंग की है इन्होंने। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट सेक्शन 28 अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपके किसी पर्टिकुलर्स में कोई चेंज आ रहा तो आप सेक्शन 28 के थ्रू अमेंडमेंट करा सकते हो। इंटीमेशन ऑफ एनी चेंज इन द इंफॉर्मेशन फर्निश टू बी मेड टू प्रॉपर ऑफिसर विद इन 50 डेज। ये भी आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अमेंडमेंट करना है। अमेंडमेंट 2 टाइप का होता है, एक कोर फील्ड और एक नॉन कोर फील्ड्स। ठीक है, अमेंडमेंट इन नॉन कोर फील्ड्स कैन बी मेड डायरेक्टली ऑन कॉमन पोर्टल, बट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर अमेंडमेंट इन कोर फील्ड्स। नॉन कोर फील्ड्स को आप खुद जाके आप कर सकते हो अमेंड ऑनलाइन पोर्टल पे, बट अगर कोर फील्ड्स मतलब मेन चीज़ों का अगर अमेंडमेंट हो रहा है, प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह वगैरह, कौन मेन पार्टनर है एक्सेट्रा, तो वहां पे उसका अप्रूवल रिक्वायर्ड है। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन 29 कैंसलेशन। सुओ मोटो मतलब खुद रजिस्टर्ड व्यक्ति बोल रहा है कि कैंसिल कर दीजिए, और कैंसलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर 2 टाइप का कैंसलेशन होगा। अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, ट्रांसफर्ड फुल्ली टू दूसरे व्यक्ति को, अमालगमेशन डीमर्जर वगैरह हो रहा है, या चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, पहले प्रोपराइटर थे फिर पार्टनरशिप फर्म में आ गए, या पहले प्रोपराइटर थे फिर कंपनी फॉर्म कर ली, या पहले पार्टनरशिप फर्म में थे फिर कंपनी फॉर्म कर ली, इसको बोलते हैं चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 24। इंटेंट टू ऑप्ट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉलंटरली मेड अंडर सेक्शन 25(3), तो वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल कर दे तो उसको कैंसलेशन मिल जाएगा। अब प्रॉपर ऑफिसर कब कैंसलेशन करेगा? जब सामने वाला मस्तीखोर हो, नोटोरियस हो। ठीक है, डू नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस, वो बोल रहा है कि बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन कर नहीं रहा, और फर्जी बिल वगैरह इशू कर रहा है, वायलेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 171, वायलेट द प्रोविजन ऑफ फेलियर टू फर्निश बैंक अकाउंट डिटेल नहीं दे रहा है। ठीक है, अवेल ITC इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 16 रूल्स मेड देयर अंडर, furnishes details of outward supply in GSTR 1। ठीक है, और आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर रिटर्न, मतलब चीज़ें मिसमैच चल रही है। वायलेशन ऑफ प्रोविजंस, बीइंग रजिस्टर्ड व्यक्ति, बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर ईच क्वार्टर बट हैज नॉट फर्निश फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड। कंटिन्यूस 2 टैक्स पीरियड के लिए आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं।
Voluntary registered person has not commenced the business within 6 months from the date of registration by fraud के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो इन केसेस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने को आएगा। ठीक है, प्रोसीजर फॉर कैंसलेशन क्या रहने वाला है, अगर रजिस्टर्ड व्यक्ति अप्लाई करे तो विद इन 30 डेज ऑकरेंस ऑफ इवेंट वारंटिंग कैंसलेशन, फर्निशिंग द डिटेल ऑफ जो उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, फिनिश गुड्स पड़े हुए, कैपिटल आइटम्स पड़े हुए, उसकी डिटेल डाल के उसको अप्लाई करना। बट अगर पीओ प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करेगा तो वो शो कॉस्ट नोटिस देगा पहले, फर्स्ट टू रिप्लाई, तो और पर्सन को 7 दिन के अंदर रिप्लाई करना है, तो प्रोसीडिंग शेल बी ड्रॉप्ड इफ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई रिसीव्ड हो जाएगा, एंड इफ आरपी फर्निशेस ऑल पेंडिंग रिटर्न्स अलॉन्ग विद टैक्स इंटरेस्ट एंड लेट फीस, बट cancellation order shall be issued within 30 days of reply to SCN where registration is liable to be cancelled। ठीक, रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, देखो अब रिवोकेशन सुओ मोटो वालों का नहीं होगा, लेकिन जब प्रॉपर ऑफिसर वहां पे कैंसिल कर रहा है तो रजिस्टर्ड व्यक्ति हुज रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड बाय पीओ अप्लाई फॉर रिवोकेशन फॉर कैंसलेशन विद इन 30 डेज, किसको अप्लाई करेगा, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर को अप्लाई करेगा विद इन 30 डेज ऑफ कैंसलेशन, और अपना रीजन बताएगा कि सर मेरा ये चीज़ें हुआ था, आप कृपया करके मेरा रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हो रहा है उसको, उसके ऑर्डर को तोड़ दीजिए और मुझे इसके अंदर रहने दीजिए। ठीक है, अगर उसको सेटिस्फैक्ट्री लगा तो वो उसको बोलेगा कि ठीक है भाई रजिस्टर रियल है, बस इतना सारा पेनल्टी पटा दे। ठीक है, तो विद दैट अपना रजिस्ट्रेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको प्रॉपर से एक बार पूरा गॉन थ्रू हो जाइए अपने नोट्स से, और जो रेलेवेंट क्वेश्चन आपके पास पड़े हों एमसीक्यू वगैरह उसको ढंग से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बहुत नेसेसरी रहेगा कि रिवीजन खाली आप प्लेन मत देख के सुन के छोड़ दिया करो। अगर आपने रिवीजन पर किसी का भी वीडियो देख रहे हो, आप अगर रिवीजन करते हो तुरंत आपको अपने क्वेश्चन और नोट्स देखना है, भले आप 10 मिनट ही देखो तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ रही होंगी। ठीक है, तो विद दैट अपना रजिस्ट्रेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लीजिएगा, नेक्स्ट अपन मूव करेंगे टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट ई वे बिल वगैरह के ऊपर। ठीक है, तो एक ब्रेक लीजिए 2 मिनट का और आइए वीडियो पॉज करके। चलिए अगला टॉपिक रिवाइज करते हैं, टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट ई वे बिल एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, इंस्टीट्यूट डायरेक्टली इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं रही है, मार्क्स एनालिसिस देख लीजिएगा एक बार। सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस का रहेगा। टैक्स इनवॉइस का छोटा सा पार्ट अपन ने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई से लिंक करके रूल 48 ई इनवॉइस अप्लाई हो जाता है। अब ये लिमिट 20 की जगह पे आपके अटेम्प्ट के लिए 10 करोड़ हो चुकी है, और जो अगला व्यक्ति पढ़ेगा, आप जब प्रैक्टिकल दुनिया में आ जाओगे तो अभी जो करंट 1 अगस्त चल रहा है उस समय से प्रैक्टिकली दुनिया में 5 करोड़ हो चुकी है, बट आपके अटेम्प्ट के लिए जो लिमिट एप्लीकेबल है दैट इज 10 करोड़। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप 10 करोड़ के हिसाब से बना के चलोगे। एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस होता है, रिवाइज्ड इनवॉइस नॉट अमेंडेड इनवॉइस की बात हो रही है। रिवाइज्ड इनवॉइस अमेंडेड इनवॉइस नहीं है, ये अपन डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, और ये रजिस्ट्रेशन से लिंक्ड है कुछ इसका। फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट ई वे बिल की बात करके चलेंगे। Section 31, 2, 3, 4, 5 along with read with rule 47 टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस हु इज रिक्वायर्ड टू इशू। एक रजिस्टर्ड व्यक्ति जो कि टैक्सेबल सप्लाई करता हो उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना है। ठीक है, अ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट आरसीएम रेसिपिएंट लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम नीड टू इशू एन इनवॉइस। ठीक है, अब देखो अगर फॉरवर्ड चार्ज की बात करो तो जहाँ पे गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे रिमूवल के समय, और अगर जहाँ पे भी गुड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो डिलीवरी के समय आपको इनवॉइस इशू करना है। मतलब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दिन नहीं मिलेगा, लेकिन सर्विस की बात करोगे तो 30 डेज का टाइम मिलता है, बट अगर बैंक एनबीएफसी वगैरह हुए, इंश्योरर हुए तो एक्स्ट्रा 15 दिन मिलेंगे, मतलब 45 डेज का टाइम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस रहा। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब बार बार एक कॉन्ट्रैक्ट किया जहाँ पे गुड्स सर्विस बार बार सप्लाई किया जा रहा है, तो उस केस में जब भी आपका एक स्टेटमेंट इशू होगा उस समय आप इनवॉइस इशू करेंगे, या तो जब भी आपको बार बार पेमेंट मिल रहा होगा तब, और बाजू में भी वैसा रहेगा, इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, और अगर सर्विस के केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ इतना इतना परसेंटेज पे आप इनवॉइस इशू करेंगे तो उस हिसाब से आप इशू करेंगे। अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस रहा तो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर एक्सेप्टेंस डेट
और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। तो भैया अगर सेल ऑन अप्रूवल गया है सामान तो वैसे तो 2 दिन 5 दिन 10 दिन में वापस आ जाना चाहिए था, अगर सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और अगर रख लिया है तो सेल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई या तो आप एक्सेप्टेंस देख लो, बट एक्सेप्टेंस कब तक देखोगे? 6 महीना तक। 6 महीना अगर वहां पे टच हो गया तो वहां पे रिमूवल की डेट से 6 मंथ पे आपको इनवॉइस इशू करना है, मतलब उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। सेसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सेशन मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस चल रही थी किसी कारण से, इमीडिएटली उसको रोक दिया, सामने वाले ने बोला पसंद नहीं आ रहा है, वॉट एवर रीजन से उसने रोक दिया, तो एट द टाइम ऑफ सेशन आप उस पर्टिकुलर दिन तक का जितनी आपने सर्विस इशू की होगी वहां पे उसको उतना आप इनवॉइस बनाओगे। मैनर ऑफ इशू क्या होगा? अगर इनवॉइस शैल बी ट्रिप्लिकेट मतलब 3 कॉपीज में आप दोगे, एक अपनी, एक सामने वाले की और एक ट्रांसपोर्टर की। लेकिन सर्विस के केस में ट्रांसपोर्टर का इन्वॉल्वमेंट मोस्टली नहीं रहता है, तो वहां पे डुप्लीकेट मतलब 2 कॉपीज में आप इशू कर रहे होगे। ठीक है। अब बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है? एक रजिस्टर्ड व्यक्ति मेकिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई अगर वो कर रहा है तो वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, या एक व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम में है तो वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। रिवाइज्ड इनवॉइस का मतलब ये है कि आप शुरू से बिजनेस कर रहे हैं बट आप रजिस्टर्ड नहीं थे, बट एक पर्टिकुलर दिन ऐसा आ रहा है कि जब आपको रजिस्टर्ड हो जाना पड़ रहा है, तो रजिस्ट्रेशन जब अप्लाई किया है वहां की डेट से लेके रजिस्ट्रेशन ग्रांट, आरसी अप्लाई की डेट से आरसी ग्रांट की बात हो रही है, अगर इस पीरियड में आपने कोई भी इनवॉइस इशू किया था जिस पे आपने जीएसटी नहीं लगाया होगा तो आप वहां पे रिवाइज कर सकते हो। अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन में विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ issuance of RC issue a revised invoice against the invoice already issued during the period starting from effective date of registration till the date of issuance of RC टू हिम, मतलब उस पीरियड का वो जीएसटी कलेक्ट कर सकता है थ्रू रिवाइज्ड इनवॉइस। तो रिवाइज्ड इनवॉइस को आप वैसा रिवाइज मत मानिए कि गलती हो गई थी अमेंड कर रहे हैं, अमेंड अलग होता है। ठीक है। रिफंड वाउचर, इफ एडवांस इज रिसीव बाय RP registered व्यक्ति and receipt voucher is issued by him to pay but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued, such RP may issue refund voucher। किसी का पैसा उसने रख लिया था एडवांस के तरीके से, बट बाद में डिसाइड हुआ कि वो सप्लाई देना ही नहीं है तो पैसा वापस कर रहे हो, तो वहां पे रिफंड वाउचर आप इशू करोगे। रिसीट वाउचर का भी इशू होता है जब उसको पैसा मिलता है। शेल इशूअर issued by RP on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or service as per proviso to rule 50 if at any time of receipt of advance rate not known 18% से टैक्सेबिलिटी होगी, नेचर नॉट नोन है तो इंटरेस्ट रेट माना जाएगा। ठीक है। रिफंड वाउचर सेम हो गया। पेमेंट वाउचर बाय पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर RCM, अगर कोई व्यक्ति रिसिपिएंट है और जो सर्विसेज या गुड्स ले रहा है उस पर अगर RCM अप्लाइड है तो उस केस में रिसिपिएंट वहां पे पेमेंट वाउचर इशू करेगा। ठीक है। डेबिट नोट व्हेन टू इशू, व्हेन वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड, पहले एक टैक्स इनवॉइस इशू हो चुका है एंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्स चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस इज फाउंड लेस। ठीक है। मतलब आपने जैसे सपोज 1 लाख का इनवॉइस इशू किया था, इसको बढ़ाना है तो डेबिट नोट और रिवर्स करना है तो क्रेडिट नोट। व्हेन टू इशू, जब वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड एंड टैक्सेबल वैल्यू टैक्स चार्ज ज़्यादा हो गया था तो उसको कम करने के लिए क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। HSN कोड इनवॉइस में डालना मैंडेटरी रहेगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 4 डिजिट डालोगे, और अगर टर्नओवर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ है तो 6 डिजिट का आपका वहाँ पे HSN कोड डलेगा। HSN और सर्विस के लिए होता है SAC कोड इससे गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है कि आपने क्या माल बेचा है। क्यों आइडेंटिफिकेशन करना? क्योंकि ट्रेल मिलानी है। सपोज से परचेस इनवॉइस में HSN कोड लैपटॉप का है लेकिन सेल इनवॉइस में स्टील बेच रहे हो तो भैया यहाँ पे आप बोगस इनवॉइसिंग कर रहे हो जी। देयरफॉर गवर्नमेंट एक पूरी चेन बनाने के लिए HSN कोड का यूज करती है। तो ये आपका इनवॉइस के बारे में था। अब ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देते हैं। पहले तो ध्यान देना ये B2C ट्रांजेक्शन्स पे अप्लाई नहीं होता, ये B2B ट्रांजेक्शन्स पे अप्लाई होता है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। और कौन सा बिजनेस? रजिस्टर्ड वाला, मतलब जो बेच रहा है उसके पास भी GST नंबर हो और सामने वाला व्यक्ति जो रिसिपिएंट है ऑफ गुड्स और सर्विस उसका भी GST नंबर हो। ई इनवॉइसिंग एसेंशियली, अब देखो ई इनवॉइस का मतलब ये नहीं कंप्यूटर से बनाना, वैसे तो आप सारे इनवॉइस मोस्टली आजकल कंप्यूटर से बन रहे, टैली और बिजी, ध्यान दीजिएगा। ई इनवॉइस का मतलब ये हुआ कि आपका टैली या बिजी सॉफ्टवेयर है वो गवर्नमेंट के ई इनवॉइसिंग पोर्टल
पोर्टल से लिंक रहेगा, और जब भी यहाँ पे इनवॉइस इशू होगा तो पोर्टल उसको एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर अलॉट करेगा। इट मींस जब टैली में एंट्री डालोगे, पैरेलली ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे भी एंट्री चढ़ जाएगी कि इनवॉइस इशू हुआ था। ये आपका मैकेनिज्म है। तो एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, 20 को काट के आप मानिए अभी 10 करोड़ आपके एग्जाम के लिए, और प्रैक्टिकली दुनिया में 5 करोड़ हो चुका है, बट एग्जाम पर्पज से जिसके लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल होते हैं, आपको टोटल 10 करोड़ वाला लिमिट लेके चलना है। ठीक है, और 10 करोड़ का लिमिट एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फंसाने वाले प्रोविजन है। यहाँ पे एकदम एकदम ध्यान देना इस बात के ऊपर कि 10 करोड़ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नहीं देखना है आपको। कब देखना है 10 करोड़? 17-18 जब से जीएसटी आया था वहां से लेके करंट फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 2023-24 चल रहा है। ये जितने भी फाइनेंशियल ईयर है, इसमें से एनी फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर अगर इससे क्रॉस हुआ तो वहां पे आपको ई इनवॉइसिंग की लायबिलिटी आती है। अभी मैंने बोला कि IRN नंबर वहां पे निकलता है और डिजिटली साइन करना इनवॉइस को। डॉक्यूमेंट्स कवर्ड अंडर ई इनवॉइस, इनवॉइसेस को भी निकालना है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सबको ई इनवॉइस के थ्रू आपको करना पड़ेगा। नॉन रिक्वायरमेंट कब रहेगा? B2C इनवॉइस मैंने पहले बता दिया। इनवॉइस इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं करना है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में ई इनवॉइस की लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहां पे बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है। जब कस्टम में पढ़ोगे तब अपन बात करेंगे। E-invoice in case of reverse charge. If the invoice issued by a notified person is in respect of supplies made by him, tax on which is payable under reverse charge. On the other hand, where specified category of supplies are received attracting reverse charge under section 94 through import of services, e-invoicing doesn't arise, not applicable है इसके अंदर। एग्जेम्पशन किसको किसको है ई-इनवॉइस से? इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, GTA, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ई इनवॉइस इशू नहीं करेगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाले ई इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। यहाँ पे जब आप मूवी देखने जाते हो किसी भी मल्टीप्लेक्स में, वो भी आपको ई इनवॉइस इशू नहीं करेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह लोकल अथॉरिटी आपको ई इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ HSN कोड वो पहली बात हो चुकी है। ठीक, तो ई इनवॉइसिंग यहीं तक था। नेक्स्ट, ई वे बिल। कभी भी आप ई इनवॉइस पढ़ते हो तो ई इनवॉइस और ई वे बिल को साथ में पढ़ना, ठीक है, तो आपको प्रॉपर ऑल क्लैरिटी आएगी। ई इनवॉइस क्या था? जब भी इस सामान का सेल हो रहा हो, जब भी सेल हो रहा हो, सेल के केस में कुछ कुछ व्यक्ति है जिनको नॉर्मल इनवॉइस इशू नहीं करना, उनको ई इनवॉइस इशू करना है। ई इनवॉइस और नॉर्मल इनवॉइस दोनों ही टैली सॉफ्टवेयर वगैरह में बनेंगे, बट ई इनवॉइस वाले केस में क्या होता है, ऑनलाइन एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, ई इनवॉइसिंग पोर्टल, वहां पे उसको टैली को लिंक करना है। जब भी इनवॉइस इशू होगा तो टैली अपने आप वहां पे ऊपर चढ़ा देगा ई इनवॉइस पोर्टल पे, और वहां से ऑब्टेन करेगा इनवॉइस रेफरेंस नंबर। IRN जो उसने कलेक्ट किया है वो अपने इनवॉइस में QR कोड के साथ प्रिंट करेगा, दैट इज योर ई इनवॉइस। ठीक है, और ई वे बिल क्या है? ई वे बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ई वे बिल इज सच डॉक्यूमेंट विच हैज मैंडेटरीली टू बी ऑनलाइन ऑब्टेन एंड इशूड, ऑनलाइन ऑब्टेन एंड इशूड for the purpose of movement of goods whether sale is involved or not। चाहे सेल इन्वॉल्व हो या नहीं हो, बट ई वे बिल मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए कंटिन्यू करना जरूरी है, इररिस्पेक्टिव कि सेल इनवॉइस इशू हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, तो ई वे बिल इज अ कंप्लायंस मैकेनिज्म, अपलोड द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। जब भी मूवमेंट ऑफ गुड्स कराना हो तो उसके चालू होने के पहले ई वे बिल पोर्टल से आपको ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है। मतलब आप गवर्नमेंट को इंटीमेट कर रहे हो कि गवर्नमेंट जी, हम ये जो माल है ना, इसको हम मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो वैलिड मूवमेंट कब होगा? जब आपके पास ई वे बिल रहेगा तब। wherein by way of digital interface the person causing the मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, जो भी व्यक्ति जिसके कारण मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा वो इसको अप्लाई करेगा। रेलेवेंस क्या है इसका? हैसल फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, ट्रैक मूवमेंट ऑफ गुड्स, कंट्रोल ट्रैक्स टैक्स इवेजन, एलिमिनेट स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट। अगर आपके पास ई वे बिल है, दिखता कैसा ई वे बिल? देखो ऐसा दिखता है। ई वे बिल है, यहाँ पे QR कोड है, ई वे बिल का नंबर है, ई वे बिल की डेट है, कब आपने जनरेट किया था, जनरेट किसने किया, उसका GST नंबर दिया हुआ है और नेम दिया हुआ है। वैलिड कब से रहेगा, कब से कब तक रहेगा, इसकी वैलिडिटी भी होती है, परपीचुअल नहीं होता, ये एक मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए रहता है। ठीक है, फिर पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए के अंदर सप्लायर की डिटेल है, GSTN, डिस्पैच कहाँ हो रहा है, रिसिपिएंट का GSTN, प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ पे आप डिलीवरी दोगे, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट नंबर है या तो ये इनवॉइस नंबर होगा या तो कोई और डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आपने गुड्स का मूवमेंट करा रहे हो। ठीक है,
डॉक्यूमेंट की डेट मतलब इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट की डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स क्या आ रही है, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन क्या आउटवर्ड सप्लाई है, रिटर्न ऑफ सप्लाई है, जो भी है, ट्रांसपोर्टर कौन है, वाहन लॉजिस्टिक इस केस में है। ठीक है, अब पार्ट बी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स होती है, मोड क्या रहेगा, रोड, फिर व्हीकल नंबर आ गया, तमिलनाडु से चालू हुआ है, और ये पार्ट भी आपने फिल कब किया उसकी डेट है, और किसने फिल किया है। जब भी आप जीएसटी ई वे बिल लोगे जीएसटी के अंदर, तो पार्ट इतना पार्ट आपको पहले कंपलसरी फिल करना है, पार्ट बी आप बाद में भी फिल कर सकते हो। तो पहले पार्ट ए की डिटेल्स फिल करके ई वे बिल जनरेट किया जा सकता है। अब ये क्यों किया, जैसे सपोज आप किसी भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को देते हो कि भैया मेरा माल रख, तो ई वे बिल देना जरूरी है, तो पार्ट ए देके ई वे बिल दे दो। फिर जब बाद में वो बताया आपको कि कौन सी वाली ट्रक में सामान भेज रहा है, ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है बाद में भी मिले, तो बाद में पार्ट बी को अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन के आंसर अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले तो देखो कौन और कब करेगा, रजिस्टर्ड व्यक्ति, सप्लायर, रेसिपिएंट जो कि मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा है इन रिलेशन टू सप्लाई, या तो कोई और रीजन से मूवमेंट कर रहा है और कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर रही है, उस केस में आपको उसको जनरेट करना पड़ेगा। वॉलंटरी जनरेट कर सकते हो, अगर आपकी लिमिट एक्सीड नहीं भी हो रही तो भी आप जनरेट कर लो, बट मैंडेटरी जनरेशन कब करना है, जब आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर रही हो, या तो जॉब वर्कर प्रिंसिपल को सामान बेचे, या हैंडीकैप ग्रुप्स। ठीक है, इंटरस्टेट मूवमेंट कराई हुई बिल इज रिक्वायर्ड इररिस्पेक्टिव। ठीक है, नॉन रिक्वायरमेंट कब कब है, जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स हो रहा हो, ज्वेलरी या प्रीशियस स्टोन में ध्यान दीजिएगा, ज्वेलरी के केस में वैसे तो ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे इस बार अमेंडमेंट हुआ है कि इमिटेशन ज्वेलरी, नकली वाला ज्वेलरी, मतलब ओरिजिनल गोल्ड फोल्ड नहीं, सिर्फ डेकोरेटिव ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी है, वो इस ज्वेलरी में कवर नहीं हो रहा है। इट मींस इमिटेशन ज्वेलरी के केस में ई वे बिल EWB इज रिक्वायर्ड। ध्यान दीजिएगा ये अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, इस बार का अमेंडमेंट ध्यान दीजिएगा। इमिटेशन ज्वेलरी आपके इस लिस्ट में कवर्ड नहीं है, एंड देयरफॉर इमिटेशन ज्वेलरी के केस में ई वे बिल का रिक्वायरमेंट रहेगा। करेंसी के ट्रांसपोर्ट में पोस्टल बैगेज, पर्सनल इफेक्ट, घर का सामान लेके घूम रहे हो, या एम्प्टी कार्गो कंटेनर जा रहा है तो क्या करोगे, खाली कार्गो कंटेनर। ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज व्हीकल, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन बुलक कार्ट वगैरह में हो रहा है या रिक्शा में हो रहा है। मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस जब अपनी गन वन इधर उधर मूवमेंट कर रहे होंगे या अपना राशन पानी मूवमेंट कर रहे होंगे, उनको रिक्वायर्ड नहीं है। नेगेटिव लिस्ट वाले सप्लाई यहाँ पे कवर्ड है, और कस्टम सुपरविजन के अंदर जब सप्लाई चल रहा है तो वहां पे भी आपको जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स के केस में, ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स के केस में भी आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, एक्सेप्ट फॉर डी ऑयल्ड केक। डी ऑयल्ड केक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से अगर आप ऑयल निकाल लोगे तो उस आइटम को बोला जाएगा डी ऑयल्ड, तो वो डंग टाइप का बच जाता है, उस केस में आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट रहेगी। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, कैसे आप डिटरमाइन करोगे वैल्यू ऑफ गुड्स, डिटर्मिनेशन एज पर सेक्शन 15, वैल्यूएशन वाले प्रोविजन से आप डिटरमाइन कर लीजिए। ठीक है, कैसे होगा देख लीजिए, बट इस केस में एक्सेप्शनल, फिर ध्यान देने वाला मौका आ चुका है। हर बार जब भी आपने चीजें कैलकुलेट की होगी वहां पे जीएसटी हटाया होगा, यहाँ पे इन्होंने जीएसटी को ऐड कर दिया, ध्यान दीजिए। ठीक है, वैल्यू ऑफ सेक्शन 15 प्लस जीएसटी को ऐड कर दिया, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वाली वैल्यू अगर 50,000 एक्सीड कर रही होगी, यहाँ पे गवर्नमेंट खेल गई है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक जितनी भी कैलकुलेशन देखी थी वहां पे एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखा था, इस केस में जीएसटी इंक्लूसिव चल रही हैं चीजें। ठीक, कब इसको इशू करना है, अगर आप रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करोगे तो बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, बट अगर रेलवे या एयर वेसल के थ्रू करोगे तो इन्फॉर्मेशन इन पार्ट बी आफ्टर या बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, बट इट शुड नॉट बी डिलीवर्ड अनलेस EWB is produced at the time of delivery। मतलब जब ट्रांसपोर्ट चालू हो गया तभी भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि देखो ट्रेन और एरोप्लेन आपके कंट्रोल में, बट ट्रक में फर्जीवाड़ा है तो पहले कर देना आप। ठीक है, अगर सेल्फ ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, खुद की ट्रक है, तो पार्ट ए पार्ट बी खुद फिल कर लीजिएगा, और अगर ट्रांसपोर्टर की ट्रक है तो पार्ट बी या तो ट्रांसपोर्टर फिल कर लेगा या तो आप भी बाद में फिल कर सकते हो। डिटेल्स क्या क्या डालने, मैंने आपको पूरा फॉर्मेट दिखा दिया ई वे बिल का, उसी के अंदर जो डिटेल्स थी वही सारी डिटेल्स रहेगी। डॉक्यूमेंट टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ व्हीकल, ट्रक का ड्राइवर क्या क्या कैरी करेगा, पर्सन मीन्स ट्रक का ड्राइवर। इनवॉइस चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई डिलीवरी चालान चाहिए, बिल ऑफ एंट्री एंड फिजिकल कॉपी ऑफ ई वे बिल, चाहे तो फिजिकल फॉर्म में रख ले चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख ले, या तो RFID डिवाइस लगा दे अपने ट्रक के सामने,
अब ये RFID डिवाइस क्या होता है? एक छोटा सा डिवाइस, जैसे आपका फास्ट टैग का जो स्कैनर होता है, वो जो टैग रहता है वो RFID डिवाइस है। सिमिलरली आप चाहो तो ई वे बिल के लिए एक फास्ट टैग डिवाइस लगा दो वहां पे, उसमें इलेक्ट्रॉनिकली डाल लो, तो जहां पे भी चेक पोस्ट आएगा वो बाहर से दूर से चेक कर लेगा, अपना स्कैनर लगा के आपको रोकेगा नहीं। ये फास्ट तरीका हो गया, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर ये कर सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल देखिएगा, अगर आपका ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो 200 किलोमीटर है, ठीक है, तो वहां पे ध्यान देना है। दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है ओवर डायमेंशनल कार्गो, एक होता है अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, ठीक है। अब ये ओवर डायमेंशनल क्या हो गया, मतलब ट्रक की डायमेंशन से भी ज्यादा लंबी चीजें हो। कई बार आप जब हाईवे में चलते होगे तो आपने देखा होगा ट्रक पिद्दू से दिखती, सामान बड़ा सा दिखता है। एक फोटो देखो मैंने यहाँ पे डाल दी कि ट्रक छोटी सी है बट वो देखो सामान ट्रक से भी बड़ा दिख रहा है। इसको आप ओवर डायमेंशनल कार्गो में काउंट करेंगे। ट्रक छोटी पिद्दी दिख रही है और कार्गो बड़ा दिख रहा है, तो उस केस में ना ट्रक बहुत ऐसे टुकुर टुकुर चलेगी टॉर्टोइस वाली स्पीड में। तो उस केस में क्या बोल रहा है, आपको 20 किलोमीटर ट्रेवल का रहेगा तो उसके लिए एक दिन मिलेगा, और एक्स्ट्रा 20 किलोमीटर के ऊपर जाओगे तो अगले 20 किलोमीटर या पार्ट के लिए एक एडिशनल डे, मतलब 20 किलोमीटर एक दिन का कैलकुलेशन रहेगा। और अगर नॉर्मल कार्गो रहा तो उस केस में ट्रक एक दिन में 200 किलोमीटर चल सकते हैं, ऐसा अनुमान लेके चलोगे तो डिस्टेंस के हिसाब से आपके ई वे बिल में कैलकुलेट करके आएगा वैलिडिटी। जैसे सपोज से अगर 400 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो भी 2 दिन, और 250 के लिए भी 2 दिन मिलेगा, मतलब अप टू 200 1 डे, नेक्स्ट 200 1 डे, नेक्स्ट 200 1 डे। Validity period shall be counted from the time at which e-way bill has been generated after completion of information part B by transporter, ठीक है। फर्स्ट डे shall be expired on midnight of succeeding day, मतलब जैसे सपोज से आज है 22 तारीख, ठीक है, 22 तारीख को आपने अगर एक ई-वे बिल पूरा फिल कर दिया है तो 22 तारीख की रात की 12 बजे 12 से लेके अगले दिन 12 बजे 23 तक ये वैलिड रहेगा, ऐसा, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल में बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इट एक्सपायरी, ठीक है। एक्सपायर होने के पहले जो 8 घंटे होते हैं वहां पे आप उसको वैलिड एक्सटेंड भी कर सकते हो। क्यों एक्सटेंड करना है सर? कई बार रास्ते में ट्रक पंचर हो गई या ट्रक ब्रेकडाउन हो गई, सामान बिखर गया, कुछ भी रास्ते में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में आप ई वे बिल की वैलिडिटी बढ़ा भी सकते हो। एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन एंड कैंसलेशन ऑफ ई वे बिल। एक्सेप्टेंस, अब देखो अगर एक व्यक्ति ने ई वे बिल इशू किया है तो वो सप्लायर है और सामने रिसिपिएंट समझ लीजिएगा, तो सामने वाला व्यक्ति उसको चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है कि भैया मैंने, कई बार ना ये जो सप्लायर नोटोरियस रहते हैं, नोटोरियस सप्लायर वो क्या करते हैं, रिसिपिएंट से पूछे बिना माल डिस्पैच करते कि तू रख लेना बाद में हिसाब करेंगे, माल टिका रहे हैं, इसको व्यापारी बोलते हैं माल टिकाना। तो भाई तुम डिस्पैच कर दे रहे हो, बाहर माल भेज दे रहे हो, रिस्की काम कर रहे हो, उस केस में सामने वाला चाहे रिसिपिएंट तो उसको 72 आवर्स के अंदर रिजेक्ट भी कर सकता है। और अगर उसने 72 आवर्स के अंदर रिजेक्ट नहीं किया ई वे बिल को तो फिर उसका डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, क्योंकि आप जिसके अगेंस्ट में ई वे बिल इशू करते हो उसको एसएमएस आता है कि आपके लिए गुड्स वहां से निकल रहा है और ई वे बिल जनरेट हुआ है। कैंसलेशन ऑफ ई वे बिल, गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं हुए या तो गुड्स नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर डिटेल फर्निश तो 24 घंटे के अंदर आप कैंसिल भी कर सकते हो। बट अगर वो ई वे बिल रास्ते में चेक पोस्ट में वेरीफाई हो चुका था और गुड्स निकल चुका है तो वेरीफाइड वाले ई वे बिल को कैंसिल मत कर देना फर्जी वाला में, ठीक है जी। नेक्स्ट, नॉन कंप्लायंस, अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रोविजन का कंप्लायंस नहीं किया तो उसको 10,000 और टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर की पेनाल्टी हो सकती है। अलॉन्ग विद 129 में कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब होता है ट्रक कॉन्फिस्केट कर दी जाएगी। रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ ई वे बिल, मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि मैं आपको ई वे बिल बनाने ही नहीं दूंगा। और भैया आपको अगर ई वे बिल बनाने का पावर छीन जाए ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप ट्रांसपोर्टेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि बीच में चेक पोस्ट, आप ट्रांसपोर्ट करोगे बीच में चेक पोस्ट आएगा, ई वे बिल नहीं होगा, वो आपको रोक देगा, आपका सामान इधर से उधर हो ही नहीं सकता, मतलब आपका व्यापार रुक जाएगा। अगर आप नोटोरियस हो, ये नोटोरियस वालों की बात हो रही है, अगर आपका कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो तो आपने 2 क्वार्टर का रिटर्न फाइल नहीं किया होगा तो रोको इसको, ई वे बिल नहीं बनाएगा भाई, पहले तू अपना रिटर्न फाइल कर फिर ई वे बिल बनाने मिलेगा। सिमिलरली अगर नॉर्मल व्यक्ति हो तो 2 महीने का रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी इसको रोको। बीइंग पर्सन अदर देन ए एंड बी अबव हैज नॉट फर्निश्ड जीएसटीआर 1 फॉर 2 months,
देखो सब नोटोरियस लोग हैं। बीइंग अ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, ऐसा व्यक्ति जिसके रजिस्ट्रेशन को टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया जीएसटी विभाग ने, तो वहां पे कमिश्नर, अब देखो उसको अलाउड नहीं है ई वे बिल इशू करना, बट कमिश्नर ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, बट आप टेम्पररी चाहो जेन्युइन कॉसेस है तो कमिश्नर को बोल सकते हो कि भाई एक आध ई वे बिल अलाउ कर दे, तो वो कर भी सकता है। ठीक, अगला पॉइंट आ रहा है ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स, चेंज ऑफ व्हीकल। क्या ट्रांसशिपमेंट चेंज ऑफ व्हीकल के केस में दूसरा ई वे बिल जनरेट करना है? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। ई वे बिल दूसरा वाला जनरेट नहीं करोगे, बट पहले वाले को अमेंड करना है। अब ये केस क्या है, जब भी कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टर सपोज से अपने लॉजिस्टिक को प्रॉपर बनाने के लिए एक जगह से सब सामान लेके जाता है, तो वो एक चेक पॉइंट पे क्या करता है, सामान को एग्रीगेट करके अपना व्हीकल चेंज करता है। ठीक है, मतलब वो जर्नी टू जर्नी अगर चीजें हो गई या किसी और कारण से भी अगर व्हीकल चेंज हो रहा है गुड्स का इन बिटवीन द जर्नी, तो उस केस में कोई भी व्यक्ति या तो जिसने पार्ट ए भरा था वो या ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, ई वे बिल का पार्ट भी अपडेट कर देगा। ठीक है, तो पहला वाला ट्रांसपोर्ट फिर दूसरा वाला ट्रांसपोर्ट वहां पे अपडेट हो जाएगा। ओनली वन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड, वहां पे आप ई वे बिल दूसरा इशू मत करिए। इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल, कमिश्नर के पास पावर होता है इंस्पेक्शन करने का। ठीक है, राइट टू इंटरसेप्ट एनी कन्वेंस, वेरीफाई ई वे बिल, रास्ते में रोक के इंस्पेक्टर हाईवे में चलते हुए किसी भी ट्रक वगैरह को रोक के पूछ सकता है ई वे बिल दिखा। राइट टू इंस्टॉल RFID, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ कन्वेंस। अब देखो इमीडिएटली उसको जिसने भी वहां पे वेरिफिकेशन किया होगा ना, उसको इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर एक समरी रिपोर्ट फाइल करनी है कि जब वो वहां गया तो उसने क्या क्या देखा। फिर उसको 3 दिन का टाइम मिलेगा कि डिटेल रिपोर्ट फाइल कर। अब इसमें ना कमिश्नर धोखाधड़ी ना कर दे, इसके लिए इसको बोला जा रहा है कि तू तुरंत फाइल कर, पहले तूने क्या देखा जाके। ठीक है, अब राइट ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति इफ अ व्हीकल इज डिटेन फॉर मोर देन 30 मिनट्स, ट्रांसपोर्टर में अपलोड इन्फॉर्मेशन इन कॉमन पोर्टल। किसी की भी गाड़ी अगर 30 मिनट से ज्यादा, ये लोग करते नहीं, इनके पास पावर है कि किसी की भी गाड़ी को 30 मिनट से ज्यादा रोका गया है, 30 मिनट से ज्यादा, तो उसके पास पावर है कि वो कॉमन पोर्टल में जाके कंप्लेंट फाइल करे कि भैया तुम्हारा व्यक्ति आया 30 मिनट ज्यादा रोक के रखा है। मजाक समझ के रखे हो क्या? ठीक, तो विद दैट अपना आज का बेहतरीन महा मैराथन टाइप का रिवीजन कंप्लीट होता है, जिसके अंदर 3 टॉपिक अपन ने करे, कंपोजिशन, रजिस्ट्रेशन और इनवॉइस के बारे में। इनवॉइस के साथ ई वे बिल भी था, ई इनवॉइसिंग भी था। तो होपफुली तीनों टॉपिक करने के बाद आप इस पे क्वेश्चंस देख लोगे, खुद के नोट्स देख लोगे, प्रॉपर से रिवाइज करोगे चीज़ों को। और चलिए इसके बाद एग्जाम के बाद अपने को सीए बनना है, तो बाकी डिस्ट्रक्शन से दूर रहिएगा। अभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा अपनी हेल्थ, स्टडी और स्लीप, 3 चीज। इसके अलावा बाकी सब आपका डिस्ट्रैक्शन है, तो देयरफॉर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और बेहतरीन तरीके से रिवाइज करते जाइए। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि अगस्त मंथ कंप्लीट होने को ऑलमोस्ट आ चुका है, अभी सिर्फ 8 दिन बच रहे हैं अगस्त के। सो देयरफॉर एकदम से ध्यान देके टाइम बिल्कुल भी मत वेस्ट करिए। सितंबर और अक्टूबर 2 महीना रह जाएगा। एक एक मिनट जो आज आप वेस्ट करोगे ना, वो आपको जब रिजल्ट अगर कुछ नेगेटिव आ गया तो उस दिन ना ये एक एक मिनट आपको ध्यान आएगा और अपने आप को मारने की इच्छा हो जाएगी कि यार साला मैं ही बेवकूफ़ था कि उस समय टाइम वेस्ट कर रहा था। वो हर मिनट आपके नज़र के सामने आता है। बिलीव करिएगा दोस्तों कि अगर आपने अभी टाइम वेस्ट किया और बाद में रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो वो हर एक एक इंस्टांट आपके नज़र के सामने आएगा, अपने आप को मारने की इच्छा होगी। ऐसा हरकत करिए ही मत। ठीक है, प्रॉपर से चीज़ों को पढ़ते जाइए, सिस्टमैटिक चलिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, एंजाइटी कंट्रोल करिएगा। विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर। अपन अगले रिविजनल वीडियोस मिलते जाएंगे। सो हैव अ नाइस डे।